ओमकार न्यूज में स्वागत है। चुनाव चरित्र परिवर्तन में आज चर्चा होगी वोटरों पर। वोटरों की आयात शुरू होकर खत्म होने पर है। आज 5वें चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अभी तक में लगभग 45% का रेशियो रहा है मतदान का। भारी मतदान नहीं हो रहा है, इसके पर हम चर्चा करेंगे। केशवनाथ जी हमारे चुनाव आयोग से बात करते हैं। और दूसरी चीज कि सबसे बड़ा चीज ये है कि वोटर पे कोई आज तक संगठन नहीं बना। एक वोटर पार्टी बनी थी जिसकी भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। आज वोटर के लिए कौन जिम्मेदार हो रहा है, इसके समस्याओं को दूर करने के लिए हम इससे लिए जानकारी जानना चाह रहे हैं नीरज जी से। नीरज तिवारी जी मुंबई से होंगे, केशवनाथ जी दिल्ली से होंगे, मतीउर रहमान जी सदर हैं उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी और राजनीति और बिजनेस ये दोनों में कैसे सामंजस्य बनाएंगे। 1990 के दशक में ही बिजनेस में और पार्टी संगठन में दोनों में ज्यादा बढ़त आई थी। उससे पहले लोग पार्टी से दूर रहकर सिर्फ जो भी सहयोग होता था उतना तक ही सीमित था। लेकिन 1990 के बाद जो एक पार्टी में शामिल होने की एक रैली आई बिजनेसमैन का, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। नीरज जी आप ये बताना चाहेंगे, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि वोटरों की जो आयात हुई है पंजाब दिल्ली से उत्तर प्रदेश में, कई लाख वोटर को किस तरह रिझा कर वहां बुलाए गए वोट डालने के लिए, इवन विदेशों से भी आए, तो इसका क्या अभी अब 5वें चरण पे चुनाव बीजेपी में या उत्तर प्रदेश में जा रहा है, इसका क्या असर पड़ता है कुछ, या फिर ऐसे ही भागदौड़ की स्थिति बनी रहती है? देखिए, आयात करो या निर्यात करो, वोटरों को मेरे पास एक मैसेज आया था कि अगर आप यूपी में जाके वोट डालना चाहते हैं तो आपको आने जाने का टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में वोट डालने चाहते हैं? चाहे आप विदेश से बुला लो, चाहे आप किसी और प्रदेश से बुला लो, तो कितने होंगे? छोटी सी संख्या होगी। और कुछ लोग तो बड़े होते, चलो भाई आने जाने का टिकट मिल रहा है, इसी बहाने अपने घर घूम के आ जाते हैं। तो एक लालच है जो वोटरों को उनके प्रदेश तक ले जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बात मैं आपको थोड़ी सी विस्तार से पीछे ले चलता हूं। चुनाव 2012 में दोनों भाई मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जीतकर युवराज को गद्दी पर बिठाया। उसी तरह 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ाई गई और जीत हासिल हुई। सत्ता का प्रयोग के लिए योगी जी को सौंपा गया। आज 2022 में जनता की लैब में कुछ अलग प्रयोग चल रहा है। इस प्रयोग के द्वारा सत्ता की गाड़ी को विपक्ष जाम लगा पाएगी। वोटरों को आयात करने में सभी पार्टियां जुटी हुई है। नेता चाहे जो उल्टा सीधा बयान देकर उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपनी मन की इच्छा जाहिर करते हो, पर ये जो एक राजनीति है कि चौवन्नी उछाल कर रुपये की उम्मीद लगाए बैठे हैं नेतागण, इससे क्या आप समझते हैं कि क्या कितना सफलता मिल पाएगा? सत्यन जी। धन्यवाद सर। आपने बोला चवन्नी उछाल कर रुपए का मजा लेना, ये बात तो सही बात है। जब नेताओं को चवन्नी उछाल के ही फायदा मिल रहा है तो फिर उसमें वो सब बात करने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए, पहली बात यह है कि जो चुनाव में जो है जो मूलभूत बातें हैं जनता का, रोजगार, शिक्षा और ये हेल्थ पे, इन सब बातों पे कोई बातचीत मतलब अपने रैली में कर नहीं रहे हैं। अभी योगी जी के चुनाव रैली में देखा गया कि बुलडोजर लगा दिए हैं लाइन से। वो क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब विपक्ष को ऐसे दिखाएंगे कि मतलब आएंगे तो बुलडोजर चलवा देंगे। यानी देखा जाए तो किसी भी पार्टी में वैचारिक जो है वैचारिक स्तर पे कोई भी पार्टियां जो है मतलब सब एक समान दिख रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। मतलब प्रतीकों का अलग अलग इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं कुछ इस टाइप से किया जा रहा है। केशवनाथ जी, एक हम लोग देखा करते थे सभी पार्टियां वोटरों की उम्मीद को कहां तक पूरा कर पाए हैं, उसके वोटरों के उम्मीद पर कहां तक खरा रह पाए हैं। एक जुमला चला करता था कि
आसाराम परम सुखी, निराशाराम परम दुखी। यह जुमला आज की राजनीति पर पूर्ण रूप फिट बैठता है। इसको आप कैसे विस्तार से कहना चाहेंगे? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को क्या यह जो कुछ तो आचार संहिता होती है उसके आधार पर कैसे ये सब कैसे निर्धारित करेंगे? धन्यवाद सर। सर, ये आज की बात नहीं है, पहले भी चुनाव पार्टियां ऐसे करते आ रही है पहले से ही, कि वादे कुछ करें शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, किसान को लेकर। लेकिन अब ये देखिए कि उसमें से कितने वादों को विभिन्न चुनाव पार्टियों ने इसको पूरा किया है। हर बार वादे करती है और फिर कोई एक्सक्यूज दे देती है कि ये घटना घट गई, ये हो गया, वो हो गया, हम इतना ही दे पाए। रोजगार को आप ले लीजिए, जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज अभी जो बजट आया उसमें उन्होंने कहा कि 5 साल में 60 लाख रोजगार देंगे। यानी कितना परसेंट घट गया ये रोजगार का मामला। उसी तरह स्वास्थ्य को लेकर देखिए कि स्वास्थ्य पर कितना सरकार खर्च कर रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। शिक्षा पर देखिए कितना परसेंट सरकार कर रही है बजट का खर्च। तो ये तो सिर्फ वादे करती है, और जब भी आएगी पार्टियां तो कर देगी कि हम शिक्षा के लिए करेंगे, स्वास्थ्य के लिए करेंगे, क्या कहते हैं, स्टूडेंट के लिए ये करेंगे। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई, क्या उस पर कितना काम हो रहा है, सरकार क्या कर रही है नई शिक्षा पॉलिसी पर, तो ये सब चीज को देखना चाहिए। इसमें अब बात है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग आचार संहिता लागू है, तो चुनाव आयोग यही कर सकती है कि जो भी धार्मिक मामला है, जो भी जात पात का मामला है, चाहे जनता को बरगलाने का मामला है, उस सब मामलों पे चुनाव आयोग पार्टियां को बैन कर सकती है, उन नेताओं को बैन कर सकती है, ताकि ये लोग ये गलत बयानबाजी वो ना करें, ताकि इससे किसी को भी फायदा हो। रहमान साहब, आप उत्तर प्रदेश के सदर हैं एक पार्टी से। नीरज जी ने जो बात कही आप भी बखूबी सुन ही रहे होंगे। क्या आज की राजनीति और व्यवसाय ये दोनों क्या एक मुहाने पे खड़ी है आमने सामने, या दोनों एक मुहाने से एक तरफ जाता दिख रही है? आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी राजेश जी, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं आपके इस प्रोग्राम में आने के लिए, बुलाने के लिए। मैं समझ गया कि आप बगैर नाम लिए हुए कहीं ना कहीं मेरी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी सुप्रीमो जो नेशनल प्रेसिडेंट है आलमा डॉक्टर नवीरा शेख साहिबा का, उनका एक बड़ा बिजनेस है, उस पर कहीं ना कहीं आप एक इशारा दे रहे हैं कि उनका, यानी कि एक बिजनेस वीमन का या बिजनेसमैन का सियासत में आना। मैं पूरे सियासत की बात कर रहा हूँ रहमान जी, मैं पूरे सियासत की बात कर रहा हूँ। 1990 से ये सियासतदानों ने, आपको याद होगा उस समय यह एक मतलब राज्यसभा में उनको सीट दिया जाता था सम्मान के लिए, लेकिन आज क्या है, लाइसेंस राज हो गया है। ये पॉलिटिकल पार्टी में घुसना इसलिए चाहते हैं कि इनके अपने काम में सुगमता हो जाती है, इसलिए ये अपनी दबदबा पॉलिटिकल पार्टी में रखा जाता है। पहले भी टाटा बिरला आज तक नहीं आया पॉलिटिकल पार्टी में। आज के व्यवसायी जीरो से हीरो तक बन जाते हैं और पॉलिटिकल अपनी छवि को सुधारने के लिए बहुत सारे हथकंडे भी अपनाते हैं। मैं इस पर भी आपको अपना विचार रखने के लिए कहूंगा। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ राजेश जी कि देखिए, अगर हमें मुल्क की खिदमत करना है और देशवासियों की खिदमत करना है, तो हमें बिजनेस और सियासत दोनों में ही हिस्सा लेना होगा। ये कोई एक दूसरे के मुखालिफ चीजें नहीं है। हमें अगर किसी की मदद करना है तो बगैर बिजनेसमैन के हम इतनी बड़ा पावर नहीं रखते हैं कि किसी की मदद कर सकें। और अगर हम किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, किसी के साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है, तो हम अगर सियासत में नहीं होते हैं तो उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं मानता हूं कि बिजनेस और सियासत, तिजारत और सियासत तो दोनों का मुल्क में होना जरूरी है। अगर कोई तिजारत करने वाला सियासत में आता है तो बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि वो किसी का समझिए मोहताज नहीं होगा, वो कोई भी फैसला करने के लायक होगा। आज देखने में ये आता है कि कुछ पार्टियां
देश में ऐसी भी हैं जिन्होंने सियासत को तिजारत बना लिया है, यानी बिजनेस बना लिया है। वो भेजे जाते हैं, वो लोगों के जरिया से बुलाए जाते हैं, उस पर उनको सैकड़ों करोड़ रुपए का ऑफर दिया जाता है। अगर वो शख्स बिजनेस करके अपने आप को बेहतरीन साबित कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि किसी को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अपने शर्तों पर, अपने पसंद पर राजनीति करते हुए लोगों की मदद भी कर सकता है, सियासत भी कर सकता है और देश को आगे ले जा सकता है। इसलिए सियासत और तिजारत का, यानी कि बिजनेस का एक अलग अलग विपरीत मुख्तलिफ चेहरा नहीं है, एक साथ ये दोनों किया जा सकता है। और जो लोग कर रहे हैं, आज मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है वो तिजारत से ही है। हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सियासत और तिजारत दोनों कर रहे हैं। इसलिए इसका मुखालिफ होना कोई जरूरी नहीं है। अगर इंसान सियासत में आता है, यहाँ पे ऐसा है ना कि दोस्त क्या कहते हैं कि अगर चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होगा। डेफिनेटली जो बिजनेसमैन होगा उनके पास पैसा होगा तो वो चुनाव लड़ेगा, और बिजनेसमैन चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो इसी वजह से जो सरकारें हैं, जो बिजनेसमैन के साथ जो CSR करके एक जो चीजें हैं, जो CSR एक्टिविटीज होती है, वो ठीक भी है, क्योंकि सही बात है कि पैसा नहीं होगा तो बेचारा करेगा क्या। नीरज जी, नैतिकता की बात आती है, इसमें नैतिकता की बात आती है। इस पर मैं आपका याद दिलाना चाहूंगा कि मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि 90 के दशक से ये ज्यादा प्रचलन हुआ, आप भी देखे होंगे। प्रमोद महाजन, इसमें सबसे बड़ी कड़ी नहीं है प्रमोद महाजन की। अरे आप तो कहाँ भी ले लिए, मैं तो यही कहना चाह रहा था कि उस समय जो थी कॉर्पोरेट हाउस को इस तरह से लिया जा रहा था, अब नहीं रहे, पर उस व्यवसाय लेकिन उससे पहले से भी मैं आपको देखिए, लेकिन पहले ओपन नहीं था जी। पैसा पहले भी पार्टियों को जाता था, हर किसी पार्टी के पास पैसा पहुंच जाता था, लेकिन प्रमोद महाजन ने आके एक नई, मैं कहूंगा एक नई दिशा दी बीजेपी को। और बीजेपी को अगर मैं कहूँ तो अगर आज इस जगह तक पहुंची तो बीजेपी को मतलब प्रमोद महाजन जी। प्रमोद महाजन ने जो पैसों का जो एक लेखा जोखा बनाया बीजेपी के लिए, उससे बड़ा उससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया होगा। नहीं, उसमें कई सारे और भी नेता हैं जिन्होंने खाका खींचा है। अच्छा, जैसे अब देखिए, पहले इसके पहले भी सुखराम हुआ करते थे, अब नहीं है। और कांग्रेस में ऐसे और भी सज्जन हैं जिनके, जैसे जिंदल हुआ करते हैं, और भी हैं बहुत सारे, उसमें भी है। सब देखिए, दिग्गज हर पार्टी में है। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ नैतिकता होनी चाहिए कि पार्टी और बिजनेस, इस दोनों को बैलेंस कितने लोग रख पाए। लोग, आप भारती मित्तल को, नीरज जी, मैं आपसे छोटा सा एक उत्तर चाहूंगा जरूर कि आपने भारती मित्तल को कम से कम मेरे साथ 20 बार इंटरव्यू किया होगा कि 100 बार। आप तब से और आज में देख लीजिए कि व्यवसाय और पार्टी। भारती मित्तल जी का गुड़गांव में कभी छोटा सा हुआ करता था ऑफिस, बरसों पहले करीब 96-97 में बात करूंगा जी, उसी दौर की बात है। अभी है ना। तो डेफिनेटली है कि सियासत में अगर आना है और सियासतदानों के करीब रहना, तो पैसा अगर नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अडानी को ही देख लिया, अडानी भी कहाँ थे और भूषण स्टील, ये वो जितने भी आए हैं। अब मैं हर पार्टी का सियासतदान जो है ना, हर पार्टी के जो लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन लोग, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं सत्येंद्र जी से जरा जानना चाहूंगा, ये जो एक जुमला है, आशा राम परम सुखी निराशा नाम परम दुखी, क्या ये जुमला सही फिट बैठता है आजकल की कि भाई आशा में क्यों वोटर को छोड़ देते हो कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं यह दे दूंगा, मैं वह दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। और बेचारे, जब जो बेचारे जिनको लेबर, एक तबका ऐसा है जिसका कहना है कि मैं अगर मजदूरी ना करूं तो खाऊंगा नहीं, तो सबसे सुखी वही है, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए। सत्येंद्र जी सर, अभी मैंने बात सुना आप इनका, रहमान सर का। उन्होंने कहा कि राजनीति और बिजनेस दोनों साथ साथ चलने चाहिए। देखिए, इसमें इस समय की बात किया जाए तो इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा रोल आ जाता है। इसके द्वारा जैसे सत्ता पक्ष को अगर कुछ बिजनेसमैन अगर पैसे दे रहे हैं, तो उसका तो सत्ता पक्ष जो है वो ऑडिटिंग करवा के पता चल जा रहा है कि हाँ, हमारे पास इतना पैसा आ रहा है। अगर वही पैसा अगर विपक्ष के पास जा रहा है तो उसके ऊपर ईडी का केस चल जा रहा है।
ये मतलब दो तरफा टाइप से खेला जा रहा है। अगर मुझे पैसा मिल रहा है ऐसा नहीं है, तो ठीक मैं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहूंगा। सरकारें जब भी किसी की आई है ना, हर किसी ने यही खेल खेला है। आज हमें सब कुछ मालूम चलता है क्योंकि व्हाट्सएप है, लेकिन सर इसमें सोशल मीडिया चुनाव है, सबको चुनाव पता आयोग का चलता क्या है। रोल होना चाहिए? चुनाव आयोग का तो देखो, इसमें चुनाव रोल होना आयोग को चाहिए मुझे नहीं ना। लगता चुनाव आयोग को बड़ा रोल होना। चुनाव आयोग को चुनाव करवाना चाहिए। आम जनता को चुनाव आयोग से एक ही उम्मीद होनी चाहिए कि चुनाव होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। सर सीएजी को आपने साइलेंट चुनाव- कर दिया, जो आपकी निष्पक्ष जांच वाली एजेंसियां हैं उसको आप जी सर, साइलेंट उसी में पर रखेंगे तो कैसे कुछ भी हो पाएगा? अभी सर हाल ही में देखिए कानपुर में जो कुछ ईडी और सीबीआई है ना चंद्र, ये हमेशा ना कितने साइड में रखी होती है पार्टियां। जो भी पार्टी सरकार में होती है वो हमेशा साइड में रखती है। भाई इनका केस है, साइड में रखो। वक्त जैसे ही आएगा तक ईडी पहुंचेगी, सीबीआई पहुंचेगी। ये तो समय का खेल है। आज आपका क्या कहते हैं, कांग्रेस भी अगर आती है सत्ता में, मैं कहता हूँ तो कल के दिन क्या कहते हैं, बीजेपी के खिलाफ ईडी खड़ी होगी, सीबीआई खड़ी होगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, सब लोग यही कर रहे हैं। वही है। कितना चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कितना चक्कर लगाए कोर्ट का, एक समय था। इसमें देखा जाए तो अगर कोई जबकि उस समय के रूलिंग पार्टी में कांग्रेस की महिला नेता थी जिन्होंने प्रखर रूप से इस बात को उठाया कि सबसे ज्यादा टैक्स गुजरात से आया है और इसके लिए उनका बहुत सारा क्वेश्चन भी उठा, लोगों ने उसका विरोध भी किया। तो देखिए अच्छाई को अच्छाई भी लोग नहीं बोल सकते। लेकिन सर देखिए इसमें क्या बात है, इलेक्टोरल जी रहमान भाई बोलिए। अगर जी रहमान जी बोलिए, रहमान जी बोलिए। सदन जी आपको मौका देंगे, रहमान जी बोल रहे थे। जी भाई नीरज भाई बीच में बोल रहे तो दरअसल उनकी आवाज नहीं आ रही थी। खैर मैं उनको पूरा मौका दिया कि वो बोले। दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था कि हर सियासतदान को, हर तिजारत करने वाले को, बिजनेस करने वाले को सियासत में आना चाहिए। क्योंकि वो खुल करके मदद कर सकता है। अगर कोई तिजारत करने वाला, बिजनेस करने वाला अगर सियासत में नहीं आता है, सिर्फ तिजारत करता है, सिर्फ बिजनेस करता है, तो जो लोग सियासत करते हैं ना, वो तमाम तरह की ताकतों को उनके हाथ में होने की वजह से वो क्या करते हैं, तिजारत करने वालों को दबाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जो लोग तिजारत करते हैं उनको सियासत में भी आना चाहिए। उनके पास एक खास फंड होता है जिसके जरिए से वो लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उन्हें आना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए और वो किसी भी फैसला के लेने के लिए हकदार होते हैं। वो बड़े से बड़े फैसले ले सकते हैं। अगर कोई तिजारत करने वाला सियासत में नहीं आता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि वो जो किसी ना किसी जरिए से लोगों को राहत देने के लिए पैसे डालता है। मिसाल के तौर पर आज के वक्त में जो जनते आते हैं पार्टियों में, अगर वो तिजारत करने वाले पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो वो डायरेक्ट जब मदद करते तो लोगों की एक बड़े पैमाने पर मदद हो सकती है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर कोई तिजारत करने वाला सियासत में नहीं आता है तो पॉलिटिकल लोग उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूंगा कि मैं जिस पार्टी से आता हूँ, ऑल इंडिया महिला इंपावरमेंट पार्टी, उसकी सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा को वो तिजारत करने वाली हैं, वो सियासत में नहीं थी, लोगों की करोड़ रुपए से मदद करती है। लेकिन चूंकि वो सियासत में ना होने के नाते से सियासतदान लोग उनको इतना ब्लैकमेल करते हैं कि हर इलेक्शन में उनसे करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और उनको ना देने की शक्ल में भाई कोई ना कोई एक दिन आकर के आपकी ब्लैकमेलिंग पर खरा उतरने में नहीं उतर सकता है। तो जब उन्होंने ये चीज बंद कर दिया कि सियासतदानों को पैसे देना बंद कर दिया, तो उन लोगों ने इनके खिलाफ साजिश करके इनको गिरफ्तार कर दिया। 2-2.5 साल तक गिरफ्तार रखा। अब उनको ये समझ में आता है कि अगर मैं इतने बड़े पैमाने पर, जो कि 100 मुल्कों में लगभग उनकी तिजारत फैले हुए हैं, उनके प्रोडक्ट 100 मुल्कों में जाते हैं, उनका सोचना यह है कि अगर मैं सियासत में नहीं हूं और इतने बड़े पैमाने पर मैं पैसे खर्च करती हूँ और एक रसूख रखती हूँ, अगर मुझे इस कदर सताया जा सकता है सियासत में ना आने की वजह से, तो छोटे छोटे पैमाने पर रेडी पटरी लगाने वालों को, दुकानें करने वालों को, छोटे छोटे पैमाने पर जो बिजनेस करते हैं उनको कितना सताया जाता है। सत्यन जी आप अपनी बात पूरा करिए। आपको मैं इतना बता दूं कि एक छोटी सी, मेरे घर के करीब एक छोटा सा बेचारा
अपने घर को चलाने के लिए जब कोरोना की वबा आती है तो वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से अपने घर चलाऊं कुछ छोटे मोटे काम करके। जी तो वो जब हम लोगों को देखता है कि पत्रकार लोग हैं, चलो ठीक है, इससे अपनी बात रखता हूँ, तो वो बताता है कि भाई हर हफ्ते यहाँ लोकल थाने के लोग आकर के मुझसे 500 रुपए लेकर के जाते हैं। जी, अब इस आप ये पर हम लोग बताइए चर्चा करेंगे रहमान भाई। आज हम लोग चुनाव पे ही एक चर्चा रखते हैं और आगे हाँ, सत्यन जी एक कुछ सेकंड कहना बता, चाह अभी रहे जो थे, सवाल पूरा कर आपने दे। जी जो सवाल आपने जी किया था जी उसको सर। खत्म करता हूँ मैं। जी जी जी, ठीक है, बोलिए बोलिए। अगर अगर तिजारत करने वाले पॉलिटिक्स में आते हैं तो जहां देश आगे बढ़ेगा वहीं वो अपने हाथों से बड़े बड़ी कामयाबियां कर सकते हैं, लोगों को मदद फराहम कर सकते हैं। और ये हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स की जो एक को डर्टी पॉलिटिक्स बता दिया गया है उसके साफ होने का एक आगाज होगा, ऐसा मेरा कहना है। जी बहुत अच्छा, सत्यन जी आप अपनी बात पूरी करिए। जी सर, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बिजनेसमैन किसी भी पार्टी को सपोर्ट करेगा, अगर वो पार्टी सत्ता में आ गई तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का अपना इंटरेस्ट रहेगा अपने बात को इन्फ्लुएंस करवाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से। और इसमें ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज दिख नहीं रही, खासतौर से इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो पैसा दिया जा रहा है पार्टियों को, तो कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। केशवनाथ जी। जी सर। सत्यन जी जो सवाल कर रहे हैं कि हाँ जी, हरियाणा जो फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद कभी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था जी। पॉलिटिक्स ने आपको फरीदाबाद को बर्बाद कर दिया। आज फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज नहीं है क्योंकि नेता निकलते थे, अच्छा ये कंपनी है चलो इससे 5 लाख रुपए लेके आ जाओ, तो इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो गई। फरीदाबाद आज क्या कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े राजेश। इसीलिए तो हमेशा एक अलग पॉलिटिक्स, हम जो भी इंडस्ट्रियल विंडो खोला गया कि सिंगल विंडो में आइए, सिंगल विंडो में आइए, इसी लेकर खोला गया था। पर चर्चा आज करेंगे हम राजनीति का। सदन जी ने जो सवाल उठाया, क्या उस पर केशवनाथ जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही आज पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव का क्या जो हाल है, उसमें आप सरकार को कहां दिख रही है? योगी जी का सरकार, या मैं ये जानना चाहता हूं केशवनाथ जी, क्या साइकिल जाम लगा पाएगी? सर देखिए, दोनों पार्टियां तो अपने अपने स्तर पे प्रयास कर ही रही है। अभी देखिए कल एक आया है कि योगी जी ने बोला है कि जो अब हर परिवार के जितने सदस्य हैं उनको 5-5 किलो अनाज, 5 किलो दाल और प्लस 1 लीटर तेल भी मिलेगा। तो इसके उत्तर में डिम्पल यादव जी ने कहा है कि हम ये तो सिर्फ 31 मार्च तक देंगे ये, लेकिन हम पूरे 5 साल इतना देंगे और प्लस घी भी देंगे। तो सवाल यही है कि सरकार के पास इतना बजट आएगा कहाँ से? वादे तो कर दिए, सरकार के पास कितना बजट आएगा? कहाँ से आएगा इतना बजट जो 5 साल इतने लोगों को जो इतना होल्डर हैं, कार्ड होल्डर हैं, उनको इतना कुछ दिया जाए? कहाँ से लाएगी सरकार? ये नुस्खे सबसे पहले दिल्ली सरकार ने शुरू किया था, केजरीवाल सरकार ने, आंदोलन से निकली हुई सरकार है। इस पर क्या कहना चाहेंगे नीरज जी? यही आंदोलन से निकली हुई सरकार है, जहां पे केजरीवाल जी कहते थे हम कोई पैसा नहीं लेंगे सरकार में आने पे, हम कोई सुविधाएं नहीं लेंगे सरकार में आने पे, हम कुछ नहीं। लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपने एमएलए के पैसे बढ़ाए। केजरीवाल सरकार फ्री में जितना कुछ देती है, जितना कुछ बांट रही है, जी रहमान जी आता हूँ आपके पास। आगे क्या हाल होगा? रहमान जी आप ये बताइए, ये फ्री का जो होड़ लगा हुआ है, इसमें क्या फ्री फ्री फ्री, ये तो तेल घी आटा सब कुछ मिलने लगा, अब क्या चाहिए आप वोटर को? दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि सरकारों को भीख नहीं देना चाहिए। ये 2 किलो चावल, 1 किलो आटा और मतलब मिर्चा मसाला, ये हम अपनी जरूरत के लिए खरीद लेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, 150 रुपए में आती हैं। सरकार को सरकार पे दिया गया आटा दाल चावल बांटने के लिए नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके उनको आटा दाल रोटी चावल और किसान जो भी चीज होता है वो चीजें अरेंज कर लूंगा। सरकारों का काम होता है कि व्यस्तता ठीक रखें, मेडिकल इंतजामात को दुरुस्त करें। रहमान भाई
रहमान भाई सिर्फ दो चीजें मैं चाहता हूँ, दो चीजें सिर्फ, एजुकेशन एंड मेडिकल। हाँ, वहीं पर मैं आ रहा था। नहीं होनी छोटा उत्तर दीजिए नीरज जी, छोटा उत्तर उसी बात करिए, पर मैं आ बस रहा 4 था। मिनट है अपने पास। उसी बात पर मैं आ रहा था जी राजेश जी, जी मैं उसी बात पर आ रहा था कि हम लोगों को भीख नहीं चाहिए सरकारों से। सरकार से हमको तालीम चाहिए, एजुकेशन के साथ साथ हमको सेहत मरकज चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। इन सब चीजों की जरूरत अगर ये पूरी करते, जो कि सरकार जिस काम के लिए लाई गई है, सरकार भीख देने के लिए नहीं लाई गई है कि वो 5 किलो आटा के लिए, 4 किलो चावल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाएं और खुश हो कि ये देखो हमने बड़ा काम कर दिया। ठीक है। सरकारों भीख मत दो, हमको रोजगार दो, अगर तुम दे सकते हो तो। उसके अलावा हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए। हम किसान हैं, दाल चावल आटा तेल मसाला पैदा कर लेते हैं। केशवनाथ जी, हमें भीख जी, नहीं सर। चाहिए सरकार से, जल्दी से 1 ठीक। मिनट में बस। सर, इन्होंने सही किया, इन्होंने सही कहा है कि हमें तालीम चाहिए। आप शिक्षा का स्तर क्यों नहीं बढ़ाते हैं? एक ही देश में एक केरला है, दक्षिणी देश है, तमिलनाडु है, ये सब राज्य का शिक्षा का स्तर आप देखिए। यहाँ के जो स्कूल हैं, जो अमेरिका के स्कूल के सर कंपेरिजन में आते हैं, और एक बिहार यूपी का स्कूल आप देख लीजिए क्या शिक्षा का स्तर है। अच्छा, बिहार में सत्यन जी, आप जरा 30 सेकंड में आप अपना बात खत्म करिए, सत्यन जी। जी सर, रहमान सर से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे तालीम ही चाहिए। सरकार को जैसे केजरीवाल सरकार को ले लीजिए, उन्होंने फ्री में सुविधा क्या क्या दिया? शिक्षा दिया, बिजली पानी दिया, ये सब पैसा आम पब्लिक के पास बचा है। वो मार्केट में पैसा इन्फ्लुएंस होगा, फ्लो करेगा पैसा। उन सब चीजों से अगर जो पैसा बचेगा हमारे पास, उन सब चीजों से तो मैं आटा गेहूं किसान जो भी कुछ भी खरीदना होगा मैं खरीद सकता हूँ। न कि ये दे देंगे, तेल दे देंगे, ये गेहूं दे देंगे, ये सब फ्री सुविधा नहीं देना नीरज चाहिए जी। सरकार को। जो सरकार को देना चाहिए वो सब। नीरज जी, क्वेश्चन करिए, आपके पास 2 मिनट है। क्वेश्चन राजेश सर, ये फ्री का जो चल रहा है, फ्री का या फ्री घी तेल आटा चीनी मिट्टी, अरे बेसिक मुद्दे पे क्यों नहीं आप आ रहे हैं? वोटर को क्यों दरअसल वादा भूल जाते हैं? राजेश, बेसिक मुद्दे बनाता कौन है? बेसिक मुद्दे भी मैं कहता हूँ वोटर ही बनाता है, और वोटर ही चाहता है कि मुझे फ्री में सब कुछ मिल जाए। वोटर कहीं ना कहीं यहाँ पे जिम्मेदार है, और नेता तो बोलेगा, मैं आपको कल बोलेगा कि मैं हर किसी को फ्री में मर्सिडीज कार दूंगा, मालूम चलेगा सारे वोटर क्या कहते हैं वहीं चले जाएंगे तो मर्सिडीज कार दे रहा होगा, मालूम चला जीता बंदा गायब। तो इससे कोई फर्क ना पड़ता है। मैं सीधा कहूंगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार कोई है तो वो वोटर ही है, जो जाति फ्री में बंटती हुई चीजों के बीच में फंसा हुआ है। वोटर अपने आप को यहां से अलग करे कि मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए। मैं वोट तब दूंगा जब आप मुझे स्कूल देंगे, मुझे आप हॉस्पिटल देंगे, मेरे बच्चों के लिए अच्छे रास्ते देंगे, साफ पानी देंगे, तब मैं आपको वोट दूंगा। अगर जब तक ये वोटर जाति और इन सब में उलझे रहेंगे, इन वोटरों के कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ उनको हर 5 साल बाद एक नया प्रलोभन मिलेगा कि भाई आपको हम ये फ्री में दे रहे हैं, आप ले जाइए और हम अपना वोट दे जाइए। इसके अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। नीरज जी, सर, आपकी इसीलिए बात तो बोलते हैं कि जी बोलिए सत्यन जी, लास्ट कंक्लूड करिए जी। इसीलिए वोटरों को जो है, अपने वोटर के नाम पे एक संगठन बना के एक मजबूती के साथ सरकार के समक्ष खड़ा होना चाहिए। यही तो मैं आपसे सवाल किया था सत्यन जी कि आज तक कोई ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना, वोटर पार्टी थी वो भी नहीं आई। और आपको मैं बताऊं, सब संगठन बने हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आयोग बना हुआ, यूनियन बना हुआ है। इस क्षेत्र में भी यूनियन बनना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यन जी, आपका भी शुक्रिया।